Good morning, students. Welcome back in SST class. Today we are going to the next point of this chapter. But before we have recapped the fifth video of this chapter. What we saw in the fifth video कि the claim to the paramount माउंटेसी जो claim था इंडियंस के स्टेट्स के ऊपर, किंगडम्स के ऊपर, जो which was claimed by the East India Company in the जो हेस्टिंग्स था जनरल, जो बोला गया है, ये जो है जनरल था, उसके सुपरविज़न में जो इन्होंने जो क्लेम वाली ये जो पॉलिसी चलाई, जो पैरामाउंटेसी वाली जो पॉलिसी थी, उसमें बताया इन्होंने अपने आप को सर्वोच्च रुपया बताया, सुप्रीम बताया, और इन्होंने कहा कि हमारे पूरे राइट्स है कि वी कैन कैप्चर जो है ऑल द इंडियन स्टेट्स के ऊपर हम लोग है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे स्टेट्स को हम कैप्चर कर सकते हैं, पूरे किंगडम्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो अंडर द सुपरविज़न ऑफ द हेस्टिंग्स के अंडर सुपरविज़न में ये जो पैरामाउंटेसी है, इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को सुप्रीम माना, और उन्होंने इस तरह से इंडियन स्टेट्स से जो किंगडम्स थे उसको क्या कर लिया, अपने उन्होंने कैप्चर कर लिया। सेकेंड वी सा द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स की जो पॉलिसी, हड़प नीति वाली जो पॉलिसी चली, वो थी लॉर्ड डलहौजी के समय, जिस समय उन्होंने बहुत सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, जैसे अगर हम ग्वालियर की बात करें, राजझांसी की रानी थी, उसके बाद हमने नागपुर का देखा, उसके बाद हमने दूसरे जो किंगडम्स थे वो भी हमने क्या देखे इसमें, कि उन्होंने किस तरह से उन्होंने डॉक्ट्रिन लैप्स वाली जो पॉलिसी थी उसके अंतर्गत लॉर्ड जो डलहौजी थे वो उस समय जनरल थे, तो उन्होंने क्या क्या व्हाट दे सेड, उन्होंने कहा कि जिनका मेल अगर हेयर नहीं है, अगर लड़का नहीं होता, तो अगर वो राजा मर जाता है, अगर वो किंग मर जाता है, तो उसका राज्य क्या कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा, उसको कैप्चर कर लिया जाएगा। नाउ वी सा द सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और किस तरह से न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेटअप होता है। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है एवरीवेयर इज द स्प्लिट इज द ऑल होल ऑफ द इंडिया, पूरे तरीके से अब जो थी वो फैल चुकी थी। बहुत सारे हमने मैप के थ्रू भी हमने बहुत सारे एरियाज देखे कि धीरे धीरे 1857 तक आते आते कितने सारे एरियाज थे, सो मेनी एरियाज आर कैप्चर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने स्टार्ट किया। दे हैड टू स्टार्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द बंगाल से स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने बंगाल में बैठकर इन्होंने मद्रास के ऊपर भी अपना इस्टेब्लिशमेंट किया, और उसके बाद में इन्होंने कहा किया मुंबई आल्सो दे हैव टू एडमिनिस्ट्रेट फ्रॉम द बंगाल से। इन्होंने क्या किया, सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी लाई, इन्होंने शासन करने की जो पॉलिसी लाई, उन्होंने नए डिस्ट्रिक्ट्स तैयार किए, और डिस्ट्रिक्ट में जो है वो क्या होता था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने उसमें गवर्नर रखे गए, और गवर्नर रखने के बाद में उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर थे सारे गवर्नर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के गवर्नर बनाए, और वो जो गवर्नर थे वो किसके अंडर कंट्रोल में थे, जो उनका सुपर था, वो सुप्रीम जो था वो था गवर्नर जनरल। ठीक है, और जो ईच डिस्ट्रिक्ट हैव 2 कोर्ट्स, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में दे हैड टू मेट द 2 कोर्ट्स ऑफ द ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 कोर्ट्स बनाए, 2 प्रकार के कोर्ट्स हुए। एक तो था वन वॉज द क्रिमिनल कोर्ट एंड सेकेंड was सिविल कोड। तो क्रिमिनल कोड से न्यू पॉलिसी फ्रॉम द 1773 और न्यू सिस्टम ऑफ द जस्टिस वाज एस्टेब्लिश, न्याय करने का जो तरीका था, वे ऑफ द जस्टिस ऑफ एस्टेब्लिश, और न्यू जस्टिस सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया, एस्टेब्लिश किया। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज 2 कोर्ट्स, उन्होंने दे हैव मेड द 2 कोर्ट्स फॉर द ईच डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट इज द क्रिमिनल्स एंड सेकंड इज द कलेक्टर। तो जो फर्स्ट जो क्रिमिनल कोर्ट्स एंड जो उसको बोला गया है फौजदारी अदालत भी बोला गया है, और क्रिमिनल कोर्ट्स को, और सेकेंड इज द सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोला गया है। तो इसमें जो थे दोनों बोथ आर इंटरप्रेस टू द मुस्लिम आल्सो, और हिंदू के जो पंडित थे वो भी, और मुस्लिम के जो मौलवी लोग थे वो भी इसमें क्या किए, इन्होंने इंटरप्रेट्स किए। और उसके बाद में जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्स हु प्रेसिडेंट ओवर
सिविल कोड. द क्रिमिनल कोड्स वेयर स्टिल अंडर जो सिविल जो कोड्स थे वो किसके अंडर में थे, वो थे अंडर काजी एंड मुफ्ती के अंडर में. जो सिविल के कोड्स थे वो काजी और मुफ्ती के अंडर में. तो सिविल कोर्ट में छोटे मोटे जो चोरी हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो इस तरीके से जो जस्टिस होता था वो वहाँ पर होता था. तो बट इन पे जो है सुपरविजन किसका होता था. द सुपरविजन वाज ऑलमोस्ट जो कोर्ट्स थे जिनके ऊपर सुपरविजन इट वाज द ऑफ द कलेक्टर का जो सुपरविजन रहता था सारे कोर्ट्स के, दोनों कोर्ट्स के ऊपर वो किसका होता था, कलेक्टर का होता था. वी ऑलरेडी साइन in the fifth video. Now we are going to the next point. When East India Company made the new establish a new system in for the justice. तो यहाँ पर अगेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्राह्मण्स के जो पंडित लोग थे वो क्या करते थे, इसमें इंटरप्रिटेशन करते थे. कैसे, द लोकल लॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल ऑफ द धर्मशास्त्र. वो धर्मशास्त्र की दुहाई देते कि यार धर्मशास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए, यू शुड गो थ्रू द धर्मशास्त्र के. तो ऑलवेज टाइम जो ब्राह्मण पंडित होते थे वो इंटरप्रिटेशन करते थे, बीच बीच में दखल देते रहते थे. तो टू ब्रिंग अबाउट uniformity in 1775-11 पंडित were asked to compile a digest of हिंदू लॉज. तो इन्होंने 11 पंडितों को क्या किया, 11 पंडित उसमें सेलेक्ट किए गए जिन्होंने क्या बनाए, हिंदूज के जो लॉज थे उसको बनाया. उसमें एक डाइजेस्ट, एक बुक लिखी गई, एक डाइजेस्ट बोला गया उसको, एक बुक लिखी गई जिसमें कौन थे, कितने लोग थे, 11 पंडित उसमें लिए गए जिसमें उन्होंने धर्मशास्त्र के बारे में रिगार्डिंग गिवन द नॉलेज ऑफ द धर्मशास्त्र के बारे में बताया. ठीक है. 11 पंडित वेर आस्क्ड टू डाइजेस्ट इनटू. अब ये डाइजेस्ट जो थी वो किस में लिखी गई, इंग्लिश में लिखी गई बाय द 1778 कोड ऑफ. ये जो थे हिंदूज के जो लॉज थे उस बुक में, उस डाइजेस्ट में लिखे गए और इसको जो ट्रांसलेट किया गया, ये जो कोड बने जो हिंदूज के पंडितों के द्वारा दिए थे, इसको जो ट्रांसलेट किया वो किया. दिस वाज ट्रांसलेट बाय द NB अलहद ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश. और ये जो डाइजेस्ट थी जो हिंदू पंडित लोगों ने धर्मशास्त्र के बाद जो 11 पंडितों की टीम एस्टेब्लिश हुई और बनाई, दे हैड मेड 11 ब्राह्मण पंडित एंड रिगार्डिंग टू द धर्मशास्त्र. ये जो एक प्रकार की बुक लिखी गई जो हिंदूज के लॉज थे, इसको जो ट्रांसलेट कर, दिस बुक इज ट्रांसलेटेड बाय द, इसमें नाम दिया हुआ है NB अलहद ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश. तो इन्होंने किस में ट्रांसलेट की, वो जो हिंदू की बुक थी जो डाइजेस्ट थी उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज also compiled for the benefit of the European. अब यूरोपियन जजमेंट जैसे हिंदूज के जो ब्राह्मण पंडित लोग कमिंग फ्रंटियर, वैसे ही सेम मुस्लिम के जो धर्मगुरु थे, उनके जो काजीज लोग थे, मुल्ला लोग थे, वो लोग भी क्या हुए, दे हैव टू कम यूरोपियन जो जस्टिस के बारे में उन्होंने भी अब उसमें इंटरफेयर किया. एंड यूरोपियन जज अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, अंडर द जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत 1770 द न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज द. तो उसके कारण एक नया सुप्रीम कोर्ट, एक न्यू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ इन दोनों के इंटरप्रिटेशंस के कारण. वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेटअप एट. तो सदर निजामत जो अदालत है वो कहाँ सेटअप हुई, इट वाज सेटअप एट कलकत्ता. कहाँ पर सबसे पहले जो निजाम जो अदालत है, सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेटअप एट कलकत्ता में ये सेटअप हुई. अब इंडियन स्टेट विच वॉज मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इंडियन स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट से इट वॉज द जिनके जो मेन फिगर्स प्रिंसिपल थे, फिगर्स थे इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द, वो था उसका जो मेन जो थे वो कौन थे, कलेक्टर थे. इट वॉज द कलेक्टर. एज द टाइटल सजेस्ट
हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट, तो कलेक्टर का जो होता है मेन, उस समय जो कलेक्टर का जॉब होता था, द कलेक्टर जॉब वॉज टू कलेक्ट द रेवेन्यू टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस। अलग अलग जजेस के थ्रू, अलग अलग हेल्प ऑफ द डिफरेंट जजेस, कलेक्टर इज कलेक्ट द रेवेन्यू टैक्सेस एंड टेक द लॉ, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर क्या करता था, जज मेंटेन करता था, लॉ एंड ऑर्डर्स को भी मेंटेन करना, फिर उसके बाद रेवेन्यू कलेक्ट करना और टैक्सेस भी कलेक्ट करना। बट आज जो है टुडे द कलेक्टर जॉब नॉट वाज दिस टाइप ऑफ, इस आज जो जॉब है कलेक्टर का इस तरह से जॉब नहीं रखता रहता था। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी में जिस समय कलेक्टर होता था उस समय वो डिस्ट्रिक्ट के जस्टिस के लिए और उसके बाद में इसको रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, ये सारे जॉब उसको दिए जाते थे। एंड विद द हेल्प ऑफ जजेस पुलिस ऑफिस, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर्स को कैसे मेंटेन करता था, हाउ ही मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, द हेल्प ऑफ द, किस किस की हेल्प लेता था, ही टेक्स द हेल्प फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। फिर है अलग अलग जो पुलिस ऑफिसर रहते थे उनसे वो हेल्प लेता था, दरोगास जो रहते थे उनसे वो हेल्प लेता था। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट, और उसका जो ऑफिस कहलाता था वो कहलाता था, इट इज़ कॉल्ड द कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट ऑफिस, कलेक्टर्स ऑफिस इज कॉल्ड कलेक्ट्रेट। दिस वाज द मेन ऑफिस, उसका जो मेन जो ऑफिस होता था वो क्या होता था, कलेक्ट्रेट कहलाता था। एंड बिकॉज द न्यूज सेंटर ऑफ द पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टडीली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी, जो उसको क्या था पहले से ही उसकी क्या थी, अथॉरिटी उसको कलेक्टर को मिली हुई थी, जो उसका क्या था, सेंटर प्लेस था ऑफिस का, जो कलेक्ट्रेट था इट वाज द सेंटर प्लेस ऑफ दैट ऑफिस। Now students, we are going to the next point of this topic, the कंपनी आर्मी। अब कंपनी की जो आर्मी होती थी, जो कंपनी की फौज होती थी, वो कैसे वर्क करती है, हाउ दे वर्क, वी विल सी इन दिस पॉइंट। नाउ colonial rule in India brought in same new ideas of administration and reform, but its power rested on its military। अब जो नया जो colonial rule आया था इंडिया में, जो नया जो कॉलोनियल रूल आया ब्रिटिश के द्वारा जो लाया गया था, इससे क्या हुआ, इट इज़ न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो शासन करने के जो वे थे, तरीके थे, उसमें जो है न्यू आइडियाज़, दे हैव टू कम द न्यू आइडियाज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर स्टेट ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ को उन्होंने क्या क्या अपनी जो पावर थी वो किस में लगाई, उन्होंने स्ट्रेंथ की, उसने उन्होंने पावरफुल किसको बनाया, मिलिट्री जो थी उसको पावरफुल बनाया। तब मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ द स्लेवरी, जो मुगल आर्मी थी वो मेनली किसको कंपोज करती थी, स्लेवरी को। स्लेवरी मीन्स इसको, द वर्ड स्लेवरी इज कॉल्ड द, इसको बोला जाता है सवार, जो विच इज ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स के बैक के, यानी घुड़सवार जो होते थे उनको बोला जाता है सवार, मीन्स घुड़सवार लोगों को, वो जो किससे ट्रेंड थे, वो जो सोल्जर्स थे वो घोड़े की सवारी जानते थे, घोड़ों के ऊपर वो लड़ाइयाँ करते थे। एंड इन्फेंटरी मतलब पैदल जो फुट पैदल जो सवार होते थे, जो पैदल सोल्जर्स होते थे, उनको बोला गया है इन्फेंट्री। और जो सेवलरी बोला गया है, सेवलरी इज कॉल्ड टू द, जो ट्रेंड सवार है, जो घोड़े के ऊपर सवार होते थे, उनको बोला गया है स्लेवरी। और जो इन्फेंटरी बोला गया है, जो पैदल चलकर जो सोल्जर्स सिपाही होते थे, उनको आर्मी मिलिट्री के जो सिपाही होते थे उनको बोला गया है। अब दे वे आर गिवन द ट्रेनिंग ऑफ तीरंदाजी, मतलब वो लोग जो है वो क्या करते थे, उनको ट्रेनिंग और दूसरी ट्रेनिंग दी जाती थी तीरंदाजी की, मतलब तीर कमान चलाना। और दूसरा जो है इसकी भी ट्रेनिंग मिल जाती थी कि हाउ टू फाइट फ्रॉम द सॉवर्ड, यानी तलवारों से भी किस तरह से लड़ाई होती थी, तलवार किस प्रकार से चलाई जाती है उसकी भी ट्रेनिंग। एंड तीरंदाजी की जो ट्रेनिंग्स थी उनको भी ये मेनली दी जाती थी।
Of this slavery dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. अब जो मुगल्स थे, मुगल्स के जो मुगल नहीं चाहते थे कि इतनी सारी हमको जो पैदल चलने वाले जो सिपाही है, जो पैदल चलते हैं, उनको उसकी ज़रूरत नहीं थी ट्रेंड इन्फेंटेंसी की. उसको दे हैड नो नीड ऑफ द इन्फेंटेंसी. जो पैदल ये जो सवार होते थे उसकी उनको ज़रूरत नहीं थी. द रूरल एरियाज हैड लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड. जो रूरल एरियाज के जो नंबर ऑफ जो आर्म्स आर्मी में जो लिए गए थे वो कौन थे? जो पीजेंट्स लोग थे, जो जमींदार लोग थे. अब जमींदार क्या करते थे? पीजेंट मतलब किसान लोग होते थे उसमें आर्मी में. और उसके बाद एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल विद द पैदल सोल्जर. तो पैदल सोल्जर्स को सप्लाई करने का काम. द स्टूडेंट्स एज अ वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820. जब वॉरफेयर जो लड़ाई की जो टेक्नोलॉजी थी, लड़ाई लड़ने की जो टेक्नोलॉजी थी, वो क्या हुई थी? एंड 1820 को से क्या हो गई थी? फ्रॉम द 1820 इट इज़ टोटली चेंज. जो है टेक्नोलॉजी चेंज. द सेवलरी रिक्वायरमेंट सेवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी. जो कंपनीज आर्मी डिक्लाइन. अब जो है जो स्लेवरी जो सेवलरी जो सोल्जर्स थे, जो घुड़सवार थे, घोड़े पर सवार होकर जो पर जो लड़ाई लड़ते थे, जो सिपाही थे, अब कंपनी को उसकी ज़रूरत नहीं थी. कंपनी क्या चाहती थी? कंपनी वांट्स टू जो पैदल सिपाही थे, बिकॉज दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज द फाइटिंग इन द बर्मा. क्योंकि ऑलरेडी जो थी ब्रिटिश जो कंपनी थी उसकी फाइटिंग किसके साथ हो चुकी थी? इन बर्मा में हो चुकी थी. तो उसको पता था कि अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वेयर आर्म्ड विद मुस्केट एंड मैचलॉक्स. तो ऑलरेडी कंपनी को ये पता था जिस समय बर्मा के साथ उसकी लड़ाई हुई थी. और दूसरा जो है इजिप्ट और जो अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो किसका यूज़ करते थे लड़ाई में फाइटिंग के लिए? दे यूज द मुस्केट. मुस्केट मीन्स एक प्रकार की क्या होती है? मुस्केट वर्ड इज यूज फॉर हियर. मुस्केट एंड मैचलॉक्स एक प्रकार की ये जो मुस्केट है हैवी गन है, जिसको कौन यूज करते हैं? जिसको जो है इन्फेंट्री जो सोल्जर्स होते थे, जो पैदल चलने वाले, पैदल लड़ाई करने वाले जो सैनिक होते थे, जो सिपाही होते थे, जिसको सोल्जर्स बोला गया है, वो क्या करते थे? इस मुस्केट हैवी गन का यूज़ करते थे. किसके लिए? फाइटिंग करने के लिए. और मैचलॉक आल्सो भी दिस सच टाइप ऑफ गन. ये भी एक प्रकार की गन है जिसमें पाउडरी फॉर्म का यूज़ करके, पाउडर का यूज़ करके गन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है. द सोल्जर्स of the company's army had to keep pace with the changing military requirement, and its infantry regiments now become more important. अब जो है कंपनी को इसकी ज़रूरत नहीं थी. जो सोल्जर्स जो सेवार थे उनकी अब ज़रूरत नहीं थी कंपनी को. अब उसके जगह पे इंस्टीट्यूट ऑफ द चेंजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि गन का यूज़ होने लगा था, तो कंपनी क्या चाहती थी? जो इन्फेंट्री जो सोल्जर्स थे, company wants to infantry soldiers because they become a very important infantry जो soldiers थे, they become the very important in military में जो है वो soldiers कैसे बन गए थे? बहुत important बन गए थे. So the company in the early 19th century the British began to develop a uniform military culture. अब जो है अर्ली 19th सेंचुरी से क्या होने लग गया था? ब्रिटिश ने एक न्यू मिलिट्री कल्चर्स को क्या किया था? डेवलप किया था. नाउ increasingly सब्जेक्टेड टू द यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग. अब जो है सोल्जर्स को जो कंपनी थी वो कैसे स्टाइल से ट्रेनिंग दे रही थी? इट इज़ गिवन टू द सोल्जर्स टू ट्रेनिंग ऑफ सेम एज यूरोपियन जो स्टाइल होती है लड़ने की, उस स्टाइल से उनको ट्रेनिंग मिलेगी. ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट द रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर द मोर देन
पहले से जो उनके जीवन में था, सोल्जर्स के जीवन में, लाइफ में क्या आने लगी थी, रेगुलरिटी आने लगी थी, पंक्चुअलिटी आने लगी थी, और एक डिसिप्लिन के साथ में जो है उनके लाइफ में डिसिप्लिन भी आने लग गया था. ऑफन दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वेयर इग्नोर इन अ बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स. अब जो प्रोफेशनल सोल्जर्स थे वहाँ एक प्रॉब्लम, देयर इज वन प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग बाय द कम्युनिटी के द्वारा, या जो उनके रिलीजन्स थे उसके द्वारा एक कास्टिज्म का जो सिस्टम था वो क्या हुआ, उस समय एक अड़चन आई, उस समय एक प्रॉब्लम क्रिएटेड हुआ कि कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग. उनके मन में अपने आप उनके रिलीजियस के, भाई हम तो इस धर्म के हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम परमानेंट सोल्जर्स जो है आर्मी की क्यों बनेंगे. तो ये उनके मन में क्या थी, फीलिंग्स थी. तो जो इंडिविजुअल जाना चाहता था, जो मिलिट्री में एडमिट होना चाहता था, भर्ती होना चाहता था, तो वो अपना इंडिविजुअल जा सकता था, लेकिन उसको क्या होता था, कुड दे सी देमसेल्फ ओनली अ सोल्जर इज नॉट अ मेंबर ऑफ कम्युनिटीज. मतलब उनके साथ में अब जो इंडिविजुअल जाना जो चाहता था, तो वो क्या होते थे, अगर वो चले भी गए तो उनको कम्युनिटीज क्या करती थी कि दे कुड सी द देमसेल्फ ओनली एज अ सोल्जर्स नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिटीज. वो जो है उस कम्युनिटीज का क्या नहीं होते सकते थे, बाद में जो है वो मेंबर्स नहीं हो सकते. तो उनकी वो स्वेच्छा से कि हम नहीं रहेंगे भाई आपके कम्युनिटीज के मेंबर, बट हम तो वी हैव टू एडमिट इन द मिलिट्री, हम मिलिट्री में जाना चाहते हैं, हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं. नाउ this is what is the sepoys feels. How did they react to the change in their lives and their identify. कि उन कुछ लोगों का कहना था कि भाई हम क्यों अपनी आइडेंटिफाई चेंज करें, हम क्यों हम सोल्जर्स तो बनेंगे ठीक है, बट हम अपनी आइडेंटिफाई क्यों चेंज करेंगे, हम अपनी आइडेंटिफाई. तो दिस टाइप ऑफ रिवोल्ट्स आर रिवोल्ट्स आर फॉर्म्ड इन द 1857 में. किस तरह से ये कारण बना, ये जो है कम्युनिटी जो बेस था वो किस तरह से कारण बना, किस तरह का रीजन बना, वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड डिटेल्ड यू हैव टू रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द 5th चैप्टर, योर हिस्ट्री चैप्टर, 5th चैप्टर. so we will discuss on that this topic. now it is the last point of this chapter, conclusion. We are going on the conclusion of this lesson कि why British company, East India Company, it comes here for the came here for only for trade, but they become a part of your territory, and how they capture to your territory. So thus the East India Company was transformed from a trading company to territory colonial power. कैसे जो है कंपनी जो किसके लिए आई थी, कंपनी here came for only for trade, but how they colonial power he used in a टेरिटरी, किस तरह से उसने कॉलोनियल पावर अपना यहाँ पर एस्टेब्लिश किया. अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, तो उसने क्या कर लिया, न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, बिकॉज इसके पहले हमारी जो इंडिया थी वो टेक्नोलॉजी को नहीं जानती थी. डिफरेंट टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज्ड इन आवर इंडिया, बट दे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया. So country also added this process. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. जब समुद्र से पहले जो ब्रिटिशर्स आते थे, before Britishers came from the sea से जब आते थे उनको 6 to 8 month लगते थे. But now it is taken the time is taken by the Britishers from outside of the country. अब जो है ब्रिटिशर्स जो आ रहे थे अभी पहले जब स्टीम का यूज़ किया, उन्होंने डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की, तो अब जो उनको पहले जो 6 से 8 महीने लगते थे इंडिया आने के लिए, अब वो कितने समय में आने लग गए, दे हैव टेकन ओनली जो है 3 हफ्ते का समय. उनको 3 वीक्स दे आर टेकिंग द 3 वीक्स रीचिंग इन इंडिया. अब हमारे कंट्री में आने के लिए उनको कितने हफ्ते लग रहे थे, केवल 3 हफ्ते ओनली. दे आर टेकिंग 3 वीक्स फॉर एंटरिंग इन इंडिया. तो सो मेनी ब्रिटिशर्स आर केम हियर by the sea in ship के द्वारा, जहाज़ों के द्वारा जो है बहुत सारे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आने लग गए, किसके लिए, ट्रेड करने के लिए. नाउ द स्टीम शिप्स reduce the journey time to 3 weeks, enabling
more Britishers and their families to come to far off country like India। इस तरह से हमारी जो इंडिया में है उनकी जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिली कम, अब जो है टाइम इनका क्या हो चुका था, रेड्यूस हो चुका था, टाइम अब कम लग, पहले ज़्यादा समय लगता था, इसलिए नो वन ओनली मेन ब्रिटिशर्स आर केम हियर। बट अब जब टाइम जब कम रेड्यूस हो गया, जर्नी का जो टाइमिंग था, मतलब यात्रा का जो टाइमिंग था वो जब रिड्यूस हुआ, कम लगने लगा, तो सो मेनी ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स फैमिलीज आल्सो भी कम इन इंडिया। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 70% of the population of the Indian subcontinent। अब जो है कंपनी ने सबके ऊपर ऑल ओवर कंट्री द रूल ऑफ द 63% जो था परसेंटेज ऑफ टेरिटरी को उसने क्या कर लिया था, अपने एनेक्स करके टेरिटरी पर और उन्होंने रूल किया था। और जो हमारी 678% थी पॉपुलेशन, उनको भी क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। इस तरह से कंपनी हियर इज इन इंडिया केम फॉर ओनली फॉर ट्रेड, बट इट इज कैप्चर एनेक्स टू द टेरिटरी टू द ऑल ओवर इंडिया। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वाज दिस लेसन? I think you are understood this lesson proper. Now student, we will meet in the next video. Bye bye, have a nice day.